आपने जांच के आदेश दिए बिना मेरी सलाह के। जी, जो टेलीग्राम मिला है उस पर जांच तो होनी चाहिए। आपको कैसे मालूम कि वो टेलीग्राम सही है? हम ये भी कैसे समझें कि वो गलत है? वो प्रॉपर चैनल से आया है, कोडेड है, उसमें भाषा भी सही है, किसी तरह का विरोधाभास भी नहीं है। इन आधारों पर हमें कोई कारण नहीं दिखता कि हम उस पर संदेह करें। आपके इस जांच का नतीजा क्या होगा? ये हम नहीं जानते कि क्या नतीजा होगा, लेकिन जांच जरूरी है क्योंकि नियमों का उल्लंघन हुआ है। ये बातें प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनके रक्षा मंत्री के बीच की हैं। साल था 1987। इस मुलाकात के 6 दिन बाद एक और घटना हुई, एक ऐसी घटना जिसके बाद देश की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। स्वीडन की हथियार बनाने वाली कंपनी बोफोर्स ने 155 mm होवित्जर गन्स के कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में भारतीय राजनीतिज्ञों और अधिकारियों को कई लाख डॉलर की रिश्वत दी थी। बोफोर्स, इस नाम को आप गौर से सुनिए। 25 साल से हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे नेता, हमारी मीडिया और हम खुद इस नाम का जिक्र कर रहे हैं, बोफोर्स। पहली बार जब बोफोर्स नाम उठा तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। उन पे यह आरोप लगाया गया कि जब हिंदुस्तान ने स्वीडन की बोफोर्स कंपनी से 400 से ज्यादा तोप खरीदी तो राजीव गांधी ने या उनके करीबी लोगों ने 64 करोड़ रुपए की कमीशन ली। तो सवाल ये उठता है कि अहमियत इस 64 करोड़ की है या इसके साथ जुड़े हुए लोगों की, जैसे कि राजीव गांधी और वीपी सिंह, क्योंकि इस 64 करोड़ के आरोप से ही राजीव गांधी अपने इलेक्शन हारे थे और वीपी सिंह हिंदुस्तान के अगले प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने 1984 में। प्रधानमंत्री और उनकी मां इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद दोबारा चुनाव हुए। इन चुनावों में कांग्रेस को 400 से ज्यादा सीटें मिली। ऐसा बहुमत इंदिरा गांधी क्या, जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं मिला था। राजीव गांधी ने कंप्यूटर क्रांति की बात की, करप्शन के खिलाफ लड़ाई की बात की। आजादी के बाद संविधान में वायदा करा था कि हम हमारे लोकतंत्र के जो तीसरा कतार है उसे हम मजबूत करेंगे। पहला और दूसरा जो दिल्ली में चलता है और जो राजधानियों में चलते हैं वो तो खूब मजबूत हो गए। इसे हमें ठीक करना है तो हमें नीचे पंचायती राज की संस्थाओं को मजबूत करना। 1985 में कांग्रेस की सेंटिनरी थी। कांग्रेस के 100 साल पूरे हो गए थे और उसको मनाने के लिए एक बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ और उसमें राजीव गांधी ने एक जोरदार भाषण दिया। देश भर में कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता हमारी नीतियों और प्रोग्राम को लेकर काफी उत्साहित हैं। वो देश और पार्टी के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कंधे पर सत्ता के दलाल बैठे हुए हैं और ये सत्ता के दलाल उन्हें रेवड़ियां बांट रहे हैं। और नतीजा क्या होता है? कांग्रेस पार्टी जो एक मास मूवमेंट है, एक आंदोलन है, कुछ चंद लोगों ने इसे अपनी जागीर बना ली है। राजीव गांधी ने इसी तर्ज पर 75 मिनट तक भाषण दिया। वो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी थे और 1985 के कांग्रेस शताब्दी अधिवेशन में नए युग की नई भाषा बोल रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में
पूरी अपना जो एक तरीके का विजन डॉक्यूमेंट उन्होंने बयान करा और उन्होंने बताया कि कांग्रेस जो है किस तरीके से उसका राजनीति में क्या स्थान था और वो आज कहाँ पहुंच गई। और उन्होंने बहुत से लोगों को उसमें लताड़ा और अपने मतलब गरिबान में झांकने की बात पे बहुत ज्यादा जोर दिया। राजीव गांधी की मंशा पर लोगों को भरोसा होने लगा था। वो भारतीय राजनीति के मिस्टर क्लीन बन गए थे। इसी दौरान कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट कमलापति त्रिपाठी और दूसरे नेता राजीव गांधी के नाम एक चिट्ठी तैयार कर रहे थे। देखिए 11 पेज की ये चिट्ठी प्रणय बाबू और आप सबने मिलकर लिखी है। एक बार इसे पढ़ लेते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप पावर ब्रोकर सत्ता के दलाल किसे कहते हैं? क्या आपका मतलब उन लोगों से है जो आपसे नजदीकी की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन और पार्टी में पावर का सुख भोग रहे हैं? क्या सत्ता के दलाल अपने उन लोगों को कहा जिन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, लेकिन आप दूसरों के संघर्ष और मेहनत का मजा ले रहे हैं? 12 नवंबर 1984 को जब आप सत्ता में आए और 19 जनवरी 1986 तक आप पार्टी के 9 जनरल सेक्रेटरी बदल चुके हैं। एक महत्वपूर्ण मंत्रालय में इस बीच 5 बार मंत्री बदले गए। इस तरह से आप न सिर्फ उन लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, बल्कि पूरी व्यवस्था में असमंजस और अस्थिरता बना रहे हैं। आपका कमलापति त्रिपाठी। कमलापति त्रिपाठी ने 22 अप्रैल 1986 को प्रधानमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष राजीव गांधी को ये चिट्ठी भेजी। चिट्ठी में निशाने पर थे राजीव गांधी। अभी उन्हें सत्ता में आए 1.5 साल भी नहीं हुए थे, लेकिन पार्टी के अंदर से ही उनके कामकाज पर सवाल उठ रहे थे। राजीव गांधी की जो बंबई की तकरीर थी, उसके बाद कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति में भूचाल आ गया। जो वहां के बड़े बूढ़े जो नेता थे, उन्हें लगा कि अब उनका समय खत्म हो गया है और अब राजीव गांधी और उनके जो टेक्नोक्रेट जो फ्रेंड्स थे, जैसे उसमें खासतौर से अरुण नेहरू और अरुण सिंह के नाम थे, कि ये लोगों का पार्टी में बहुत ज्यादा दबदबा हो जाएगा। ये चिट्ठी गई थी कमलापति त्रिपाठी के नाम से, लेकिन इस चिट्ठी को बनाया था, इस चिट्ठी को तैयार किया था हमारे आज के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। जो ड्राफ्ट है, वो ड्राफ्ट में एक सेंटेंस था जहां एक ब्रिटिश कवि के एक पंक्तियां था। वो देख के राजीव जी को लगा कि कमलापति त्रिपाठी जी, ये तो कविता जो है, ये लाइन तो कमलापति त्रिपाठी जी का हो ही नहीं सकता है। उनको देख के लगा कि इस समय जो लोग एक्टिव है पावर कॉरिडोर में, और वो प्रणब मुखर्जी है जो वो लिख सकते हैं। लेकिन 1 महीने बाद जब मीडिया को इस चिट्ठी की जानकारी मिली, तो पता है क्या हुआ? प्रणब मुखर्जी को पार्टी से निकाल दिया गया। राजीव गांधी की इस कार्रवाई के पीछे अरुण नेहरू का हाथ बताया जाता था। उन दिनों अरुण नेहरू का कद पार्टी और सरकार दोनों में ही काफी बढ़ गया था। प्रणब इतना तीखी बातें उस समय करते थे क्योंकि प्रणब मुखर्जी को लगता था कि प्रणब बाबू को हटाने के जो इशू है कांग्रेस पार्टी से, उसके पीछे सबसे बड़े जो रिस्पॉन्सिबल है वो अरुण नेहरू है। ऐसे प्रणब बाबू को लगता था कि और कोई नहीं है। सबसे ज्यादा इवन अरुण सिंह भी इतना नहीं था जितना अरुण नेहरू थे। अरुण नेहरू, अरुण सिंह, वीपी सिंह, ये 3 नाम उन दिनों काफी अहमियत रखते थे, लेकिन हालात जल्द ही बदल गए। अरुण नेहरू गृह राज्य मंत्री थे। उनके पास आंतरिक सुरक्षा का इंडिपेंडेंट चार्ज था। 22 अक्टूबर 1986 राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद 26वीं बार अपनी कैबिनेट में फेरबदल किया और उस फेरबदल में नाते में भाई
और बेहद करीबी सलाहकार अरुण नेहरू को जगह नहीं दी। After Rajiv became Prime Minister, he cut Arun Nehru down to size. Arun Nehru thought he would be one of the most senior people in the cabinet. Rajiv only gave him Minister of State for Power, which was not the great position that Arun Nehru was hoping. And even when he was made Minister of State for Home, he was still sulking and still unhappy. Rajiv believes, we don't know this for a fact, Rajiv certainly seemed to believe that Arun Nehru was conspiring against him, that Arun Nehru believed that if a member of the Gandhi family had to be at the top, what was wrong with Arun Nehru? आज अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो ये तो छोटी मोटी दिक्कतें थी, चलती रहती थी, लेकिन राजीव गांधी की असली मुश्किल तो अब आने वाली थी और उसके पीछे थे उनके अपने ही फाइनेंस मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। उन्हें आगे बढ़ाने में संजय गांधी का बड़ा हाथ था। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने वीपी सिंह को केंद्र में फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। बतौर फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने टैक्स चोरी करने वाली बड़ी कंपनियों के खिलाफ अभियान चलाया। फाइनेंस मिनिस्टर के इस काम में साथ दे रहे थे उनके दो करीबी अधिकारी, रेवेन्यू सेक्रेटरी विनोद पांडे और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के प्रमुख भूरे लाल। दोनों अधिकारियों के पास टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सीधा निर्देश था। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी एक स्वच्छ प्रशासन चाहते थे। उन्होंने वीपी सिंह साहब को फाइनेंस मिनिस्टर लगाया। मेरे को उत्तर प्रदेश से बुला करके कहा कि आप डायरेक्ट एनफोर्समेंट का काम करें और काम ईमानदारी से होगा, और जो वायलेटर्स है, जो कर की चोरी कर रहे हैं या राष्ट्र के हित के खिलाफ काम कर रहे हैं, फाइनेंशियली उन लोगों के खिलाफ एक्शन होगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह अपने इन कदमों से काफी लोकप्रिय हो रहे थे। उनकी छवि एक ईमानदार नेता की बनती जा रही थी। इस दौरान कस्टम रेवेन्यू 20% बढ़ा और एक्साइज रेवेन्यू 12%। लेकिन तभी राजीव गांधी ने एक बड़े बदलाव का मन बना लिया। राजीव गांधी ने वीपी सिंह को मिलने के लिए बुलाया। वीपी सिंह जी, सीमा पर हालात ठीक नहीं है, हालात बहुत गंभीर हैं। जी, मैं चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय आप जैसा कोई जिम्मेदार आदमी संभाले। ठीक है, जैसा आप ठीक समझते हैं। आपने वित्त मंत्रालय संभालने के लिए कहा था, वो हम कर रहे थे, लेकिन अब आप रक्षा मंत्रालय संभालने के लिए कहते हैं तो वहां भी हम पूरी कोशिश करेंगे। राजीव गांधी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह का मंत्रालय बदल दिया। यह उस समय हुआ जब वीपी सिंह 1987 का बजट तैयार कर रहे थे। वीपी सिंह को वित्त मंत्री से रक्षा मंत्री क्यों बनाया गया? क्या इसकी वजह देश की रक्षा की जरूरत थी, जैसा कि राजीव गांधी ने वीपी सिंह को कहा, या वीपी सिंह का कद बड़ा होता जा रहा था, या इससे भी अलग राजीव गांधी पर उन बिजनेस घरानों का दबाव था जिसके खिलाफ वीपी सिंह कदम उठा रहे थे? मेन कारण यह था कि जो रेड्स कुछ हो रही थी उस समय इनकम टैक्स की तरफ से, कस्टम वालों की तरफ से, उससे कई कॉर्पोरेट हाउसेस नाराज थे। तो मुझे ये लगता है कि कॉर्पोरेट हाउसेस की लॉबिंग से श्री गांधी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा और उन्होंने उनको वित्त मंत्रालय से हटा के रक्षा मंत्रालय में ट्रांसफर करा दिया। VP Singh was the Raja of Manda, but was in political terms the Raja of Allahabad. When Amitabh Bachchan came and stood, VP Singh got extremely insecure and believed that Rajiv Gandhi was using Amitabh Bachchan to try and get rid of him. So one of the first things VP Singh did as finance minister was try and launch investigations into Amitabh and his brother. At this stage, a corporate war was going on between Bombay Dyeing and Reliance, which dominated a lot of the politics of that period. Somehow Amitabh Bachchan and VP Singh got involved in that corporate war, and information was given to Rajiv Gandhi that VP Singh was investigating Amitabh Bachchan only so that he could expose or implicate Rajiv Gandhi in a scandal. वीपी सिंह को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया। क्या यहीं से वीपी सिंह और राजीव गांधी के बीच खाई और बढ़ती गई?
और अब देखिए कि इस बढ़ती हुई खाई ने हिंदुस्तान की राजनीति को किस तरफ ढकेला। 6 फरवरी 1987 इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर भूरेलाल ने एक नोट रेवेन्यू सेक्रेटरी विनोद पांडे को भेजा। इस नोट में जानकारी दी गई थी कि भूरेलाल ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान फेयरफैक्स को जासूसी का काम दिया है। फेयरफैक्स अमेरिका की एक प्राइवेट जासूसी एजेंसी थी। दरअसल फेयरफैक्स को टैक्स चोरी और विदेशी करेंसी में हेराफेरी करने वाली कंपनियों की जांच का काम सौंपा गया था। फेयरफैक्स जासूसी एजेंसी को उनके काम के मुताबिक पैसा दिया जाना था। शासन ने खुद कहा था कि जो इस तरह के वायलेशंस को पकड़ में लाएगा या सूचना देगा उसको रिवार्ड दिया जाएगा। उस रिवार्ड के आधार के ऊपर ये था फैसला हमारा उनका अंडरस्टैंडिंग फेयरफैक्स की कि अगर मुझे ठीक उचित सूचना देंगे, डॉक्यूमेंट देंगे वायलेटर्स के खिलाफ में, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होगा तो उनको जो उनका रिवार्ड बनता है हमारे रिवार्ड स्कीम के आधार पर वो उन्हें दिया जाएगा। इस बात की सूचना मैंने तत्कालीन अपने प्रशासनिक विभाग को दे दी थी। दरअसल फेयरफैक्स को जासूसी के लिए लगाने की सलाह सबसे पहले राजनीतिक विश्लेषक और कॉरपोरेट मामलों के जानकार एस गुरुमूर्ति ने दी थी। अक्टूबर 1986 उस समय फेयरफैक्स से हमारा संपर्क हुई। फेयरफैक्स बहुत प्रभावी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी था। हर्षमैन जो उसका मालिक था वो वाटरगेट स्कैंडल को इन्वेस्टिगेट किया, इसलिए मैं उनसे बात किया। उनको ये कहा हम पैसा नहीं देंगे, फी नहीं देंगे, आप इंफॉर्मेशन देते हैं तो हमारे पैसा जो है विदेश में उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन देते हैं तो जो पैसा हमको मिलता है उसमें से 25% आपको देंगे। ऐसा हम एक एग्रीमेंट करके मैं वीपी सिंह से नहीं बात किया, पांडे और भूरेलाल से बात हुई मेरा। नोट भेजने के कुछ दिन बाद ही भूरेलाल को डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पद से हटा दिया गया। इसी दौरान बतौर डिफेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने अपने पुराने मंत्रालय में नोट भेजा और कहा कि भूरेलाल ने उनके मौखिक आदेश पर फेयरफैक्स को जासूसी के काम में लगाया था। मिनिस्ट्री के अंदर की बातें लीक हो गईं। कहा जाने लगा कि सरकार को गिराने के लिए विदेशी एजेंसी फेयरफैक्स को काम में लगाया गया है। वित्त मंत्री फेयरफैक्स को जासूसी का काम देकर देश की आजादी को खतरे में डाल रहे हैं। कांग्रेस के नेता ही विश्वनाथ प्रताप सिंह को निशाना बना रहे थे। 31 मार्च 1987 का दिन आया। लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी नेता दिनेश सिंह। उन्होंने सवालों की झड़ी लगा दी। क्या वित्त मंत्री महोदय ने फेयरफैक्स की पृष्ठभूमिका की ठीक तरह से जांच की? क्या फेयरफैक्स इकोनॉमिक इश्यूज की जासूसी करने लायक है? वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए वीपी सिंह साहब ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी से पूछे बगैर फेयरफैक्स को काम दे दिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि वीपी सिंह साहब का प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अंधेरे में रखने के लिए क्या मकसद था? एक के बाद एक कांग्रेस के नेताओं ने वीपी सिंह को फेयरफैक्स के मसले पर घेरना शुरू किया। साफ था फेयरफैक्स को बहाना बनाकर वीपी सिंह को किनारे करने की कोशिश शुरू हो गई थी। वीपी सिंह ने इसका जवाब ढूंढ लिया। जवाब था जर्मनी की कंपनी HDW से पनडुब्बी खरीद का मसला। असली में आया वो सबमरीन वाला, ये पनडुब्बी जो है नीचे से उभर आई, हमारे टेबल पे निकल आई और उसमें मालूम हुआ कि जर्मनी का जो एम्बेसडर है उन्होंने तार दिया था कि ये इसमें इंडियन एजेंट 7% जो है कमीशन ले रहा है। तो उस पर हम इंक्वायरी कर लिए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में जर्मनी की HDW पनडुब्बी को पहली बार खरीदा गया था। राजीव गांधी के समय में दूसरी बार सौदा हो रहा था। मंत्रिमंडल इसकी मंजूरी दे चुका था।
वीपी सिंह ने इस बात की तफ्तीश करवाई। वो जानना चाहते थे कि क्या पनडुब्बियों की कीमत कम हो सकती है। पश्चिमी जर्मनी में भारत के एम्बेसडर ने टेलेक्स के जरिए संदेश भेजा और कहा कि दाम कम नहीं हो सकते क्योंकि भारतीय दलाल को कमीशन की रकम दी जा चुकी है। हमें जानकारी मिली है कि जर्मनी के साथ पनडुब्बी सौदे में HDW कीमत इसलिए कम नहीं कर रही क्योंकि किसी एजेंट को 7% कमीशन दिया जाएगा। हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। ये HDW सबमरीन्स कुछ खरीदी गई थी जर्मनी से, और जब पिताजी नए नए रक्षा मंत्रालय में गए थे तो वहां के एम्बेसडर के ऑफिस से एक टेलेक्स आया रक्षा मंत्रालय में कि इसमें पे ऑफ्स हुए। श्री गांधी तो पहले भी पब्लिकली कह चुके थे कि डिफेंस डील्स में कोई बिचौलिया नहीं रहेगा, इसीलिए पिताजी ने इसमें इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। So the moment he shifted VP Singh and he moved him to the defense ministry, which was quite a crucial ministry, VP Singh didn't seem to mind that much. But VP Singh had seen the writing on the wall, believed just as much as Rajiv believed that VP Singh was investigating him. VP Singh believed that Rajiv was trying to get rid of him. वीपी सिंह राजीव गांधी को चुनौती देने का मन बना चुके थे। फेयरफैक्स मामले में घेरे जाने से पहले ही उन्होंने चक्रव्यूह तैयार कर लिया था। राजीव गांधी ने जवाब में फेयरफैक्स मामले की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की कमीशन बना दी। वीपी सिंह कमीशन के सामने पेश हुए। आपने डिफेंस मिनिस्टर होते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर भूरेलाल के नोट और उस पर राज्य मंत्री ब्रह्मदत्त के सवालों की फाइल अपने पास क्यों मंगवाई? मैंने फाइल नहीं मंगवाई, लेकिन एक बात मैं साफ साफ बता देना चाहता हूं और आप भी दर्ज करें। मैंने प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी की मदद लेने के लिए मौखिक अनुमति दी जब रेवेन्यू सेक्रेटरी ने इस बात का जिक्र मेरे सामने रखा। आपने फेयरफैक्स को क्यों चुना? जज साहब, हमारे पास इन मसलों में बाहर जासूसी के लिए कोई नेटवर्क नहीं था और फिर बार बार अधिकारियों को भेजने में बहुत रुपया खर्च होता था। ऐसे में फेयर फैक्स को लेना एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका था। राजीव गांधी ने 6 अप्रैल को यह कमीशन बनाने की घोषणा की थी। जवाब में वीपी सिंह ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला। मास्टर स्ट्रोक था HDW सबमरीन पनडुब्बी। 9 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बिना कैबिनेट में चर्चा के ही HDW सबमरीन खरीदारी की जांच के आदेश दे दिए। राजीव गांधी ने वीपी सिंह को मिलने के लिए बुलाया। आपने जांच के आदेश दिए बिना मेरी सलाह के। जी, जो टेलीग्राम मिला है उस पर जांच तो होनी चाहिए। आपको कैसे मालूम कि वो टेलीग्राम सही है? हम ये भी कैसे समझें कि वो गलत है? वो प्रॉपर चैनल से आया है, कोडेड है, उसमें भाषा भी सही है, किसी तरह का विरोधाभास भी नहीं है। इन आधारों पर हमें कोई कारण नहीं दिखता कि हम उस पर संदेह करें। आपके इस जांच का नतीजा क्या होगा? यह हम नहीं जानते कि क्या नतीजा होगा, लेकिन जांच जरूरी है क्योंकि नियमों का उल्लंघन हुआ है। तो हमको राजीव बुलाए वहां अपने दफ्तर में पार्लियामेंट, कहे कि आपको कैसे मालूम कि ये तार सही है? हम कहे हमको कैसे मालूम ये तार गलत है? कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं राजीव गांधी और वीपी सिंह के रास्ते अलग हो रहे थे और यहीं से देश की राजनीति ने भी नई राह पकड़ ली। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का रिश्ता पहले से ही खराब चल रहा था। 25 मार्च 1987 को इन संबंधों में एक और मोड़ आया जब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह से मिले। मेरे ऊपर जासूसी हो रही है और यहां हमारी बात सुनने के लिए यंत्र लगाए गए हैं। मैं इसीलिए आपको मुगल गार्डन ले आया हूं। आपने हमें किसी खास बातचीत के लिए यहां बुलाया है, कहिए।
क्या बात है? आप प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे? मैं आपको शपथ दिलाऊंगा। और मुझे पता लगा है कि आपके साथ 150 कांग्रेसी सांसद हैं और आपको तो बहुमत मिलना ही चाहिए। आपका ये सोचना गलत है। उस वक्त के राष्ट्रपति ज़ैल सिंह जी ये चाहते थे कि कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन पिताजी इसके खिलाफ थे। और उसका एक कारण था, वो ये नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा कदम वो उठाएं जिससे आगे आने वाली राजनीति पे बहुत बड़ा असर पड़े। उस वक्त वीपी सिंह भी बाहर सरकार के आ गए थे और वो पार्टी से भी बाहर थे। तो उन्होंने वीपी सिंह को साउंड किया कि भाई आप क्या अगर हम कोई एक्सट्रीम कदम लें, आप अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हैं? तो वीपी सिंह इन ऑल फेयरनेस ने कहा नहीं। वीपी सिंह उस वक्त रक्षा मंत्री थे। उन्होंने राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। कहा तो ये भी गया था कि वीपी सिंह के अलावा तत्कालीन उपराष्ट्रपति आर वेंकट रमन को भी प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया था। इस बात का जिक्र आर वेंकट रमन ने खुद अपनी बायोग्राफी माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स में किया है। इस तरह के दावे एनडी तिवारी और अर्जुन सिंह ने भी किए हैं, लेकिन वीपी सिंह के लिहाज से यह तय हो चुका था कि अब राजीव गांधी मंत्रिमंडल में उनके लिए जगह नहीं है। HDW क्यों किसी का नाम बताएगी? वो तो कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को पैसा देती होगी। अगर वो कमीशन खाने वालों का नाम बताएगी, they will be out of business. HDW को ठेका देना हमारा काम नहीं है। HDW को ठेका मिले या न मिले, इससे हमें क्या लेना देना। वीपी सिंह कैबिनेट छोड़ने का मन बना चुके थे। जांच का ऐलान करना उनकी इसी रणनीति का हिस्सा था। इस मुलाकात के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा तैयार कर लिया। हमारे नजरिए में बड़ा अंतर है। ऐसे हालात में मैं ये सही नहीं समझता कि मंत्रिमंडल में मुझे बना रहना चाहिए। इसलिए मैं रक्षा मंत्री के पद से अपना इस्तीफा देता हूं। विश्वनाथ प्रताप सिंह। वीपी सिंह ने 12 अप्रैल 1987 को मंत्री पद छोड़ा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं। लेकिन 12 अप्रैल को वीपी सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके 4 दिन बाद रेडियो पर एक ऐसी खबर आई जिसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। स्वीडन की हथियार बनाने वाली कंपनी बोफोर्स ने 155 mm होवित्जर गन्स के कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में भारतीय राजनीतिज्ञों और अधिकारियों को कई लाख डॉलर की रिश्वत दी थी। यह खबर यूरोपीय देश स्वीडन के रेडियो स्टेशन पर ब्रॉडकास्ट हुई थी। इसे सुनने वालों में जिनेवा में रहने वाली भारतीय मूल की पत्रकार चित्रा सुब्रमण्यम भी थीं। It was the Easter weekend, I remember, in April 16th or 17th, and it was a story running on Reuters, and I had a colleague who had stuck a piece of paper on my typewriter. Those days we had typewriters, saying the story simply said that Bofors, had paid Indians and others to take home their biggest deal. The context, of course, was that it was not the only investigation. Bofors was selling arms to other countries, but the India thing came up as part of that investigation. So, yeah, I didn't break the story. It was the Swedish radio that broke the story. चित्रा सुब्रमण्यम और द हिंदू के संपादक एन राम ने इस खबर की पड़ताल शुरू की और एक के बाद एक खबर आनी शुरू हो गई। चित्रा सुब्रमण्यम की रिपोर्ट ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। स्वीडिश रेडियो का आरोप था कि हथियार कंपनी बोफोर्स ने भारत के साथ हुए रक्षा सौदे के लिए 64 करोड़ रुपए की रिश्वत बांटी है। HDW पनडुब्बी और फेयरफैक्स का मुद्दा पहले ही से छाया हुआ था।
जिस समय ये खबर आई उस समय पार्लियामेंट का बजट सत्र चल रहा था। संसद में खूब हंगामा हुआ। स्वीडिश रेडियो की खबर के 4 दिन बाद राजीव गांधी ने संसद में बयान दे दिया। बोफोर्स की डील में कोई मिडलमैन नहीं है और किसी प्रकार का कमीशन नहीं दिया गया है। एक तो जब ये बोफोर्स की जो ब्राइबरी का जो मसला सामने आया, जो हमने हिंदुस्तानी प्रेस ने नहीं निकाला, स्वीडन में आया है सामने, तो उस वक्त इन्होंने कहा कि ना मैंने ना मेरे परिवार के किसी सदस्य ने पैसे लिए। एक तो कोई कह नहीं रहा था, उनकी तरफ उस वक्त तक उंगली उठी भी नहीं थी, तो ये नहीं कहना चाहिए था उनको। ये कहने के बाद फिर वो चोर की दाढ़ी में तिनका वाला मामला शुरू हो गया। दरअसल जब संसद के अंदर बाहर ये हो हल्ला हो रहा था, तब राजीव गांधी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लग रहे थे। कहा जा रहा था बोफोर्स कंपनी से जो 410 तोप खरीदी जा रही थी, उसमें सरकार के ऐलान के बावजूद बिचौलियों की भूमिका है। बोफोर्स कंपनी ने भी ये भरोसा दिया था कि सौदे को अपने पक्ष में करने के लिए बिचौलियों का इस्तेमाल नहीं होगा। सवाल ये पूछा जा रहा था कि कमीशन खाने वाला बिचौलिया कौन है और क्या उन बिचौलियों ने भारतीय नेताओं और अधिकारियों को गलत तरीके से प्रभावित किया है। जिस समय बोफोर्स तोप खरीदने का फैसला हुआ था, रक्षा मंत्रालय राजीव गांधी के पास ही था। The problem was when the Bofors story broke, he said that neither his family nor he or his friends were involved. And that was a giveaway because there was absolutely no accusation against him. It was just that Indians were involved at that point. We didn't know who they were. तोप खरीदने में 2 कंपनियों के बीच टक्कर थी, एक फ्रांस की सोफमा और दूसरी बोफोर्स। दाम और खरीदारी को लेकर 1985 के दिसंबर महीने से लेकर 23 मार्च 1986 तक बातचीत चली और इसके बाद 24 घंटे के अंदर राजीव गांधी ने खरीदारी को अपनी सहमति दे दी। लेकिन क्या बातचीत और सौदेबाजी से पहले ही ये तय हो चुका था कि बोफोर्स के तोप ही खरीदे जाएंगे? स्वीडन में उस वक्त भारत के राजदूत BM ओजा ने अपनी किताब में लिखा है कि राजीव गांधी स्वीडन के प्रधानमंत्री ओलफ पाल्मे के अंतिम संस्कार के लिए आए थे। 15 मार्च 1986 को उनकी मुलाकात स्वीडन के नए प्रधानमंत्री से हुई, यानी बोफोर्स सौदे पर हामी से 8 दिन पहले। 15 मार्च 1986 को अंतिम संस्कार से पहले राजीव गांधी स्वीडन के नए प्रधानमंत्री इंगवार कार्लसन से मिले। पहले उन्होंने ओलफ पाल्मे की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की और उसके बाद वो सीधे मुद्दे पर आ गए। उन्होंने इंगवार कार्लसन से कहा कि तोप बोफोर्स कंपनी से ही खरीदी जाएगी और इस बारे में उन्होंने फाइल में लिख भी दिया है। राजीव गांधी के कहे मुताबिक इस मुलाकात के 8 दिन बाद बोफोर्स को 410 तोप देने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। जिस दिन बोफोर्स को तोप सप्लाई करने का ठेका मिला, उस दिन स्वीडन में बोफोर्स कंपनी के हेडक्वार्टर पर भारत का तिरंगा झंडा लहराया गया। पूरे स्वीडन में खुशियां मनाई गईं, लेकिन 1 साल बाद ही हालात बदल गए। 16 अप्रैल को स्वीडन के रेडियो स्टेशन ने घोटाले की खबर चलाई। दूसरे ही दिन भारत के संसद और उसके बाहर राजीव गांधी सरकार को घेरा जाने लगा। राजीव गांधी सरकार ने शुरुआत में कोशिश की कि स्वीडन इन आरोपों का खंडन करे। स्वीडन में भारत के राजदूत BM ओजा ने लिखा है, इस अनुरोध के साथ वो स्वीडन के अधिकारी कार्ल जोहान ओबर्ग से मिले। कार्ल जोहान ओबर्ग ने मुझसे कहा कि आरोप स्वीडन की प्राइवेट कंपनी के खिलाफ लग रहे हैं, इसलिए स्वीडन सरकार किसी भी तरह का खंडन करे ये सही नहीं होगा। इसलिए पहला कदम तफ्तीश होना चाहिए, न कि स्वीडिश रेडियो रिपोर्ट का खंडन। BM ओजा ने लिखा है कि ये बातें उन्होंने तुरंत भारत सरकार को बताई और भारत सरकार ने भी BM ओजा से जांच करने के लिए स्वीडन से तुरंत औपचारिक अनुरोध करने को कहा। लेकिन कुछ दिन बाद स्वीडन की सरकार ने किसी भी तरह की जांच से इनकार कर दिया।
मैंने कार्ल जोहान ओबर्ग से पूछा कि आप लोग बार बार इन्वेस्टिगेशन से इनकार क्यों कर रहे हैं। ओबर्ग ने कहा कि 27 अप्रैल को आपके प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री से बात की है। फोन पर राजीव गांधी ने कहा कि बोफोर्स ने यह साफ कर दिया है कि उसने किसी भी दलाल को पैसा नहीं दिया है, इसलिए अब स्वीडिश सरकार की तरफ से किसी जांच की जरूरत नहीं है। उधर स्वीडन में बोफोर्स कंपनी जो तोप बनाते हैं उन पे रिश्वत देने का आरोप लगाया गया, तो इधर राजीव गांधी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री को फोन करके कहा कि अगर बोफोर्स खुद कह रहे हैं कि उन्होंने रिश्वत नहीं दी, दलाली नहीं दी, तो फिर आगे जांच करने की जरूरत क्या है। बीएम ओझा ने जब ये बात सुनी तो वो सन्न रह गए कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री स्वीडन के प्रधानमंत्री को फोन करके ऐसी बात कह सकते हैं। उन्होंने स्वीडन के अफसर से कहा कि शायद आपने कुछ गलत सुना हो, शायद अंग्रेजी समझने में आपको कोई दिक्कत हुई होगी। कार्ल जोहान ओबर्ग ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अंग्रेजी हमारी मदर टंग नहीं है, लेकिन हम अंग्रेजी समझ सकते हैं और मैं खुद वहां मौजूद था जब दोनों देश के प्रधानमंत्री बात कर रहे थे। भारत सरकार किसी भी घोटाले से इनकार कर रही थी और दूसरी तरफ राजदूत ओझा के मुताबिक स्वीडन की सरकार से भी जांच रोकने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन संसद के अंदर बाहर आरोप लगने बंद नहीं हुए। इसका जवाब राजीव गांधी ने दिल्ली की एक रैली में दिया। भारत की आजादी कैसे छिनी, कब छिनी? तब जब मीर जाफर और राजा जयचंद्र जैसे लोगों ने विदेशी ताकतों से हाथ मिलाया। आप ऐसे लोगों से सतर्क रहिए जो विदेशी ताकतों से हाथ मिलाकर अपने देश के हितों को बेच रहे हैं। दिल्ली की रैली में राजीव गांधी ने राजा और गद्दार शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया, यह बात किसी से छुपी नहीं थी। वीपी सिंह एक पुरानी रियासत मांडा के राजा हुआ करते थे। साफ था निशाना उन्हीं पर था। इसका जवाब वीपी सिंह ने भी दिया। हम तो कहते हैं कि असली मीर जाफर और जयचंद वो हैं जो देश का पैसा लूट लूट कर विदेशी बैंकों में जमा कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हैं और दूसरे देश फल फूल रहे हैं। ऐसा है कि हम लोग घरवार ठाकुर और जयचंद घरवार, ये इशारा, ये निशाना मेरे पिताजी की तरफ से। राजीव गांधी और वीपी सिंह की लड़ाई सड़क पर लड़ी जाने लगी और लड़ाई में राजीव गांधी और वीपी सिंह काफी दूर निकल गए थे। राजीव गांधी की कांग्रेस पार्टी के अंदर वीपी सिंह के अलावा अब तक कई विरोधी खड़े हो चुके थे। इनमें वीसी शुक्ल, आरिफ मोहम्मद खान और अरुण नेहरू शामिल थे। आरिफ मोहम्मद खान शाहबानो मसले को लेकर राजीव गांधी से दूर हो चुके थे। 15 जुलाई 1987 को कांग्रेस के इन असंतुष्ट नेताओं की हरिद्वार में बैठक हुई। उसी दिन शाम को हरिद्वार बैठक में शामिल होने वाले नेताओं में से आरिफ मोहम्मद, अरुण नेहरू और विद्याचरण शुक्ल को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। जब हम दिल्ली से चले हरिद्वार के लिए तो मैं समझता हूं मेरठ पहुंचने में 6 घंटे लग गए और उससे ज्यादा वक्त लगा मेरठ से हरिद्वार तक। रास्ते में कोई लोगों के हुजूम, मतलब ऐसे हुजूम थे कि 2 किलोमीटर गाड़ी मुश्किल से चलती थी और पूरी जनसभा होती थी। तो अब जाहिर है कि उसमें फिर राजीव जी को बताया गया होगा कि ये तो खतरा बन गए ये लोग वगैरह वगैरह, और उसी दिन ये फैसला हो गया कि हमें पार्टी से निकाल दिया जाए। कांग्रेस के इन नेताओं को निकाले जाने का विरोध जताते हुए वीपी सिंह ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। जवाब में
राजीव गांधी ने वीपी सिंह को कांग्रेस से निकाल दिया। एक तरफ वीपी सिंह और अरुण नेहरू को निकाल दिया गया, लेकिन कुछ ही दिन पहले यही लोग तो सरकार चला रहे थे, और अब ये ना सरकार में रहे ना पार्टी में। और इस घटना के कुछ दिन पहले एक मोड़ आया था, और उसके सेंटर में थे राजीव गांधी के बेहद करीबी दोस्त अरुण सिंह। अरुण सिंह रक्षा राज्य मंत्री थे। दून स्कूल में राजीव गांधी के साथ पढ़े थे। अरुण सिंह ने राजीव गांधी को एक नोट भेजा। नोट में लिखा था, स्वीडन की नेशनल ऑडिट ब्यूरो ने यह बात साफ कर दी है कि बिचौलियों को पैसे दिए गए हैं। मैंने राज्यसभा में जो बयान दिया था, मैं उसे सही मानता हूं कि बिचौलियों को पैसा देना हमारी नीतियों के खिलाफ है, और ये बात स्वीडन सरकार और बोफोर्स कंपनी को बताया और समझाया गया था। अरुण सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हमें स्वीडन की सरकार को और बोफोर्स कंपनी को ये कह देना चाहिए कि अगर इस संबंध में उन्होंने हमें पूरी जानकारी नहीं दी तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, क्योंकि बतौर सरकार हमें चुनौती दी जा रही है। अरुण सिंह के नोट पर सेना अध्यक्ष जनरल के सुंदर जी से राय मांगी गई। जनरल के सुंदर जी ने साफ कहा कि हमें बोफोर्स को करार तोड़ने की धमकी देनी चाहिए। अगर वो फिर भी बिचौलियों के बारे में न बताए तो हमें करार तोड़ देना चाहिए। इससे तोप की खरीदारी में ज्यादा से ज्यादा 2 साल की देरी होगी। हम लोग इतना रिस्क ले सकते हैं। फाइल आखिरकार प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सामने पहुंची। सभी पहलुओं को जांचे बगैर रक्षा राज्य मंत्री अरुण सिंह ने अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर रखा है। ये दुखद है। क्या उन्होंने सुरक्षा स्थिति की जांच खुद की है? सौदे को कैंसिल करने से जो आर्थिक नुकसान होगा, क्या उसके बारे में उन्होंने सोचा है? खरीदारी को एक तरफा ढंग से तोड़ने पर भारत सरकार की प्रतिष्ठा का क्या होगा? क्या इसके बारे में उन्होंने सोचा है? मेरी जितनी जानकारी है उसके मुताबिक स्वीडिश ऑडिट रिपोर्ट भारत सरकार के विचारों का खंडन नहीं करती है। बेवजह बौखलाना और प्रतिक्रिया देना किसी समस्या का हल नहीं है। राजीव गांधी के सबसे करीबी दोस्तों में से एक और रक्षा राज्य मंत्री अरुण सिंह जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन राजीव गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए। अरुण सिंह ने 18 जुलाई 1987 को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। He obviously thought that you left when chips were down for him. That's it, precisely. I didn't share that perception. I have absolutely no idea at all of who took money on Bofors. I knew only this much, that somebody had. Somebody had. Yes. That had become apparent by the time I left. And my argument, as it were, with my boss, which cost me my friend, related to something which had nothing to do with who took the money. It had to do with who would catch the people who took the money. And my view on that was that I and he, as my direct boss at the time, represented the executive in India. And it was the executive in India which had failed. इससे संसद के अंदर बाहर विरोध और तेज हुआ। आखिरकार जांच के लिए 30 सदस्यों वाली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। विपक्ष इसमें शामिल नहीं हुआ। इस कमेटी ने सरकार को क्लीन चिट दी। अगर बोफर्स घोटाला भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है
तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की ये रिपोर्ट पार्लियामेंट की हिस्ट्री में सबसे बड़ी लीपापोती है। संसद की जेपीसी अपनी रिपोर्ट में राजीव गांधी सरकार को क्लीन चिट देती, उससे पहले चित्रा सुब्रमण्यम और एन राम ने द हिंदू में एक बड़ी खबर छापी। दिन था 23 अप्रैल 1988। रिपोर्ट में लिखा था कि बोफोर्स ने स्विस बैंक के पिटको नाम के एक कोडेड अकाउंट में पैसा जमा कराया है और ये अकाउंट जीपी हिंदुजा का है। लेकिन यहां यह बात साफ करना जरूरी है कि सरकार ने कहा कि इस अकाउंट का बोफोर्स तोप की खरीदारी से कोई संबंध नहीं है। बोफोर्स तोप के मामले में कुछ और नाम सामने आए जब चित्रा सुब्रमण्यमन को डायरी मिली। ये डायरी किसी और की नहीं, मार्टिन और डोबो की है। जिस वक्त भारत सरकार और बोफोर्स के बीच एग्रीमेंट हो रहा था तो उस वक्त मार्टिन और डोबो बोफोर्स के प्रमुख थे और ये डायरी उस एग्रीमेंट के लेन देन की है, लेकिन कोड लैंग्वेज में है। कोड लैंग्वेज जैसे कि क्यू, जैसे कि आर। ये क्यू कौन है, ये आर कौन है, और ये जो भी हो उनका इस एग्रीमेंट से, इस एग्रीमेंट के लेन देन से क्या रिश्ता है। Martin Ardbo's diary was an account of all the things that he went through during the Bofors investigation. Some of it was innocuous. Martin Ardbo was a fat man and was obsessed with losing weight. So many entries in the diary are about lost 2 kilos today, put on 1 kilo today. But he also talked about various other people who he referred to with an alphabetical soup. GP we think was GP Hinduja. There was also a man there referred to as Q, and he kept saying Q's involvement in the deal could be a problem because of his closeness to, I think, R, which was presumably Rajiv, and presumably Q was Quattrocchi. So that strengthens the impression that Quattrocchi was involved, judging by the Ardbo diaries. But whether Rajiv was also involved, the Ardbo diaries don't make clear. बोफोर्स कांड की परतें एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह खुल रही थीं। बड़े बड़े नाम सामने आ रहे थे। डायरी मिलने से बात साफ हो गई कि बोफोर्स के साथ करार में आर्म एजेंट्स की 3 कंपनियां शामिल थीं, पिटको, स्वेंस्का और एई सर्विसेज। पिटको जीपी हिंदुजा की कंपनी थी, स्विस्का वीन चड्ढा की। लेकिन एई सर्विसेज का मालिक कौन था? You know, until about 3-4 years after the Bofors contract was signed, nobody realized that AE Services had anything to do with Quattrocchi. But when the Indian government was investigating all the Bofors accounts, it turned out that one of the accounts was linked to Ottavio Quattrocchi in a Swiss bank. Now, whether the Quattrocchi account was the AE Services account or whether Quattrocchi got money from Bofors in some other way, we don't know. But it seems clear that Quattrocchi got some of the Bofors money. सही तरीके से जांच, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की मांग हो रही थी। स्वीडन की सरकार भी पूरी तरह से जांच करने को तैयार थी, लेकिन उस वक्त जांच हुई नहीं, और अगर हुई भी तो लीपापोती के लिए, व्हाइट वॉश के लिए। लेकिन इस पूरे बोफोर्स के मामले से एक व्यक्ति को बेहद फायदा हुआ, वीपी सिंह को, जो कांग्रेस छोड़ने के बाद भ्रष्टाचार के विरोध का चेहरा बन गए। इस वक्त तक वीपी सिंह भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का चेहरा बन गए। तभी इलाहाबाद की सीट खाली हुई। ये सीट अमिताभ बच्चन ने खाली की थी। उन पर बोफोर्स से जुड़े आरोप भी लगे थे, जो बाद में गलत साबित हुए। बहरहाल अमिताभ की खाली हुई इलाहाबाद सीट पर वीपी सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। वीपी सिंह ने इलाहाबाद की सीट इसलिए चुनी क्योंकि उस सीट पर हमेशा कांग्रेस की जीत होती थी। उनके पक्ष में कई क्षेत्रीय पार्टियां आ गई। राजीव गांधी ने बहुत सोच विचार कर लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री को मैदान में उतारा। उस समय मुझे अच्छी तरह से याद है कि पूरा विपक्ष, द एंटायर ऑपोजिशन,
जो था वो वीपी सिंह के साथ जुड़ गया था और वो बिल्कुल एक तरफा चुनाव हो रहा था। एक तरफ वीपी सिंह सपोर्टेड बाय एंटायर ऑपोजिशन और दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रत्याशी मैं, और तीसरे वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के काशीराम सुप्रीमो जो बाद में वो उसके तीसरे उम्मीदवार थे। इलाहाबाद की लड़ाई बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। इसमें वीपी सिंह को बड़ी जीत मिली। एक तरफ विपक्षी पार्टियां वीपी सिंह के नेतृत्व में खड़ी हो गईं और दूसरी तरफ राजीव गांधी की चुनावी हार का सिलसिला भी शुरू हो गया। वीपी सिंह, विद्याचरण शुक्ल, रामधन, अरुण नेहरू और अरुण सिंह ने पहले ही जनमोर्चा बना लिया। 4-5 दलों को मिलाकर के जनता पार्टी को, अजीत सिंह के लोकदल को, देवीलाल के लोकदल को और कुछ छोटी मोटी पार्टियों को मिलाकर के जनता दल का गठन हुआ। जनता दल का गठन इसलिए हुआ क्योंकि तब तक एक जन आंदोलन सफलतापूर्वक एक मुकाम पर पहुंच गया था और इस बात की जरूरत थी कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो एक न्यूक्लियस पार्टी कोई होनी चाहिए। चुनावी माहौल बनने लगा था। वीपी सिंह ने बोफोर्स मामले को संसद से सड़क तक का चुनावी मुद्दा बना दिया था। वीपी सिंह चुनावी रैलियों और जनसभाओं में राजीव गांधी का नाम लेकर दावा कर रहे थे कि उन्होंने बोफोर्स तोपों की दलाली की रकम लोटस नाम से विदेशी बैंक अकाउंट में जमा कराई है और वो सत्ता में आने के बाद पूरे घोटाले का पर्दाफाश करेंगे। बिहार की राजधानी पटना के बेली रोड का चौराहा, इस चौराहे को हड़ताली चौक भी कहा जाता था। यहाँ वीपी सिंह एक चुनावी रैली में भाषण देने आए थे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बोफोर्स की कमीशन के पैसे जिन विदेशी अकाउंट्स में जमा है उनमें एक नाम लोटस भी है। लोटस का मतलब होता है कमल, और आप तो जानते हैं कि राजीव के नाम का मतलब भी कमल है। अब आप ही समझ लीजिए कि ये अकाउंट किसका है। सत्ता में आने के बाद 6 महीने के अंदर हम साबित कर देंगे कि राजीव गांधी बोफोर्स मामले में पूरी तरह शामिल अगर 5 साल से साम्राज्य चलाए कैसे हम रामराज लाएंगे। चुनावी मैदान में वीपी सिंह राजीव गांधी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप बहुत नाटकीय तरीके से लगा रहे थे। उनकी जेब में अक्सर एक डायरी हुआ करती थी। वही सबको दिखाते और कहते, सेना के जवानों के साथ छल किया गया है। तोप के गोले आगे नहीं पीछे की ओर गिरते हैं। इस सौदे में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। मेरे पास उन स्विस खातों के नंबर और खातेदारों के नाम हैं जिनके नाम पर बोफोर्स की दलाली जमा हुई है। इसमें बोफोर्स की दलाली खाने वालों के नाम और उनके स्विस खातों के नंबर लिखे हैं। मुझे याद है कि बोफोर्स के बाद में जब मैं गांव में जाया करती थी तो लोग खुल के कहते थे कि जी हम छोटे मोटे चोरों को पकड़ते हैं और सबसे बड़ा चोर प्रधानमंत्री के वो निवास पे है। हाँ? और फिर वो गाने भी हुआ करते थे कि जी इटली के दामाद तेरे बस का हिंदुस्तान नहीं, शायद आपने भी सुना होगा, मैंने जिक्र भी किया अपनी किताब में। आखिरकार 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। 1984 में 400 से ज्यादा सीटें जीतने वाली कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 1989 में कांग्रेस को
195 सीटों पर ही जीत मिली। हालांकि कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। राष्ट्रपति ने राजीव गांधी को सरकार बनाने का न्योता दिया, लेकिन राजीव ने इनकार कर दिया। इन चुनावों में वीपी सिंह के राष्ट्रीय मोर्चे को 146 सीटें मिली थी। जनता दल ने एक तरफ वामपंथी दलों से समझौता किया और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया। समझौते यानी सीटों पर आपस में तालमेल हुआ, जिसके कारण कांग्रेस को इस तालमेल ने पराजित कर दिया। भाजपा और दूसरे दलों ने राष्ट्रीय मोर्चे के समर्थन का ऐलान कर दिया। भाजपा के पास 86 सांसद थे और वाम दलों के पास 52 सांसद। इस तरह राष्ट्रीय मोर्चे को 248 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो गया। वीपी सिंह प्रधानमंत्री चुने गए। धोखे से बने हो चाहे धक्के से बने हो, चाहे अपने से बने हो, चाहे पब्लिक से बने हो, तो आप लोग कहना चाहिए। वीपी सिंह ने राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने का वादा किया था। वीपी सिंह ने बोफोर्स दलाली मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया। वीपी सिंह की सरकार बोफोर्स जांच को कहीं नतीजे तक पहुंचाती, उससे पहले उनकी सरकार 11 महीने में ही गिर गई। बोफोर्स मामले में बड़ा खुलासा स्विट्जरलैंड की अदालत में हुआ। साल था 1993। वहां पता चला कि एई सर्विसेज के असली मालिक ओत्तावियो क्वात्रोची और उनकी पत्नी मारिया क्वात्रोची हैं। बोफोर्स के खुलासे के बाद क्वात्रोची भारत में ही था, लेकिन 1993 में स्विस कोर्ट ने जब एई सर्विसेज से उसका संबंध जोड़ दिया तो वो भारत से चला गया। क्वात्रोची उस परिवार के सदस्य थे और क्वात्रोची राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहने का उन्होंने नाजायज इस्तेमाल किया, इसके प्रमाण हैं। क्वात्रोची इस देश से भागा। उसके बाद जगह जगह लुकआउट नोटिस के बाद 3 जगह वो मिला। 3 जगह से उसको लाने की हमारी सीबीआई ने कोई खास कोशिश नहीं की। ये आरोप लगाया जाता रहा है कि ओत्तावियो क्वात्रोची की दोस्ती गांधी नेहरू परिवार से थी। बहरहाल सीबीआई ने 22 अक्टूबर 1999 में इस मामले में चार्जशीट फाइल की। इसमें सीबीआई ने विन चड्ढा, ओत्तावियो क्वात्रोची, पूर्व रक्षा सचिव एसके भटनागर, बोफोर्स कंपनी और उसके प्रमुख मार्टिन आब्डो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन उनके खिलाफ ट्रायल नहीं चला क्योंकि उनकी मौत हो चुकी थी। सन 2000 में सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की, जिसमें श्रीचंद हिंदुजा, गोपीचंद हिंदुजा और प्रकाश चंद हिंदुजा को भी आरोपी बनाया गया। 2002 में घोटाले के 2 प्रमुख आरोपी विन चड्ढा और एसके भटनागर का देहांत हो गया। 2004 में दिल्ली हाई कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। श्रीचंद हिंदुजा, गोपीचंद हिंदुजा और प्रकाश चंद हिंदुजा के खिलाफ भी केस 2005 में डिसमिस कर दिया गया। ओत्तावियो क्वात्रोची की 2013 में मौत हो गई। सीबीआई ने दिल्ली की एक अदालत में 2011 में बोफोर्स केस बंद करने की अपील दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया था। एक सरकार गिरी तो दूसरी बनी, वो सरकार गिरी तो एक और दूसरी बनी। इस बीच कारगिल की लड़ाई हुई और कारगिल की लड़ाई में पहली बार बोफोर्स तोप का इस्तेमाल हुआ और कहा जाता है कि बोफोर्स तोप का गोला हमेशा ठीक निशाने पर जाकर पड़ता था और भारत की इस जंग में जीत का एक कारण यह भी था। बहरहाल बोफोर्स की तोप अच्छी है, इफेक्टिव है, इस बात पे तो कभी बहस नहीं थी। बहस तो थी कि रिश्वतखोर कौन है, और तब से आज तक कई राजनीतिक लड़ाइयां लड़ी गई हैं, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि
इसका गुनहगार कौन है, बोफोर्स का रिश्वतखोर कौन है।